नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड के अलग अलग जिलों के 6 बच्चों को बुधवार को सत्य संजीवनी हार्ट अस्पताल रायपुर भेजा गया, जहां इन बच्चों के हार्ट का मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। झारखंड में पिछली सरकार के कार्यकाल में संजीवनी हार्ट अस्पताल के साथ MOU किया गया था, जिसके बाद से लगातार हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त इलाज सरकारी स्तर पर किया जा रहा है। बुधवार को जमशेदपुर, रांची, धनबाद और दुमका के वैसे बच्चों को संजीवनी अस्पताल रायपुर भेजा गया, जो गंभीर हृदय रोग से ग्रसित है। जानकारी देते हुए डॉक्टर ने माहेश्वरी प्रसाद ने बताया कि इस योजना का झारखंड के अलग अलग जिलों के बच्चों को भरपूर लाभ मिल रहा है। इसमें सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बच्चों और उनके परिजनों की रवानगी से पूर्व सभी ने बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर प्रार्थना की। झारखंड के विभिन्न जिलों से, गिरिडीह से, चतरा से, गढ़वा से, रांची और जमशेदपुर से लगभग कुल 6 बच्चे को रायपुर भेजा जा रहा है। इनका स्क्रीनिंग पहले हुआ था टेलीमेडिसिन के द्वारा और अब इनको वहाँ इलाज के लिए भेजा जा रहा है। क्या परेशानी है बच्चे? इन लोगों का हृदय रोग है। बच्चों में जो जन्मजात होता है या बीच में कभी हुआ है, जन्मजात बच्चों को इलाज के लिए, हृदय रोग के इलाज के लिए ये लोग वहाँ जा रहे हैं। ये लोग का मुफ्त में होगा इलाज? कौन इन लोगों का इलाज मुफ्त में होगा। सत्य संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल जो रायपुर में, सत्य संजीवनी हार्ट हॉस्पिटल रायपुर में, और यहाँ पर हम लोग टेलीमेडिसिन से उस हॉस्पिटल के साथ लिंकेज करके लोगों का स्क्रीनिंग किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईमेल के जरिए अब्द शब्द भरा धमकी मिला है। इस बार कर्नाटक से आए मेल में सीएम को अब्द शब्द कहा गया। इस मामले में गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ईमेल सेक्रेटरी टू सीएम पर विक्रम नाम के एक व्यक्ति द्वारा 25 मई को दिन के 3:19 पर एक ईमेल भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि बासो आई विल वेयर योर डेथ सेरेमनी कॉस्ट फ्रॉम माई पर्सनल पॉकेट, 3rd क्लास बा दाई एज सुन पॉसिबल। बता दें कि इससे पूर्व 2 बार भी ईमेल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी भरा मैसेज भेजा गया था, जिसका सर्वर जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मिला था। पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही CID दोनों ही देशों से लगातार पत्राचार कर रही है, पर इस बार जो धमकी भरा मेल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा गया वो किसी विक्रम घोगरी मानेश्वर नामक शख्स द्वारा बेंगलुरु, कर्नाटक से भेजा गया। इस मामले की जांच साइबर सेल सहित झारखंड पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद कोई भी पुलिस अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व जुलाई 2020 और जनवरी 2021 भी मेल के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धमकी मिल चुकी है। झारखंड सरकार के कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में जो प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए हैं, उसमें विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों में घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त रांची के नगरी में 2.5 एकड़ भूमि 4,04,48,778 रुपए मात्र की अदायगी पर NTPC को कार्यालय भवन निर्माण के लिए भू हस्तांतरण, राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए मुक्त किए गए 8,49,00,000 रुपए की निकासी के लिए JCF से स्वीकृति। वहीं झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली अंतर्गत 7 खिलाड़ियों की नियुक्ति, उग्रवादी हिंसा में मृतक जैप जवानों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी। साथ ही कैबिनेट ने मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को सेवा विस्तार देने का फैसला किया है। अंतिम प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से था, जिसमें झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2014 के तहत जो खिलाड़ी अनुशंसित थे नियुक्ति हेतु, उनमें से 7 खिलाड़ियों को शैक्षणिक एवं उम्र सीमा में शांत करने की का प्रस्ताव था, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। उपचार के क्रम में और उसके बाद जो म्यूकरमाइकोसिस की सूचना मिल रही है इस डिजीज की, उसे एपिडेमिक घोषित करते हुए रेगुलेशंस बनाए गए हैं। रेगुलेशंस बनने के बाद तो हर केस म्यूकरमाइकोसिस का होगा, जो सस्पेक्टेड है या कंफर्म्ड है उसको रिपोर्ट करना होगा, चाहे सरकारी अस्पताल है या फिर प्राइवेट अस्पताल है, और बाकी भी इससे संबंधित रेगुलेशंस। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के लिए विमुक्त किए गए कुल 8,49,00,000 रुपए की निकासी के लिए JCF से अग्रिम निकासी की स्वीकृति के प्रस्ताव पर
केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कुछ चुने हुए जिले के त्वरित और कारगर रूप से सुधार की रूपरेखा तैयार की गई है। आकांक्षी जिलों में शामिल रांची ने सुधार के पैमाने पर लंबी छलांग लगाई है। देश के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय विषमता को कम करने और आर्थिक विकास की गति लाने के लिए नीति आयोग की पहल पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के दौरान रांची जिला निचले पायदान पर हुआ करता था। केंद्र और राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन के अथक प्रयास का परिणाम है कि आकांक्षी जिलों में रांची स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्किल डेवलपमेंट और कृषि समेत 5 क्षेत्रों में रांची में बेहतर प्रदर्शन किया है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेला भी मानते हैं कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित 5 क्षेत्रों में रांची ने अच्छा काम किया है। एडीएफ पूजा बताते कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में रांची ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। यही वजह है कि यूएनडीपी की रिपोर्ट में रांची पहले स्थान पर आ गया है। अर्थशास्त्र के जानकार भी मानते हैं कि मानव विकास सूचकांक में तेजी लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कृषि क्षेत्र का विकास जरूरी होता है। प्रोफेसर ए.के. गोविल बताते कि इन सभी क्षेत्रों में विकास होने से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए जरूरी है सभी राज्यों और जिलों को समुचित होना। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कई जिलों का प्रदर्शन काफी सराहनीय देखने को मिल रहा है। को हम रांची जिले का देखें तो यह स्पष्ट तौर पर आपको नजर आएगा कि रांची जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा उच्च शिक्षा हो या प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, हमारे सदर अस्पताल की सुविधा हो या अन्य पीएचसी की सुविधा हो, हमारे सड़क बनने की सुविधा हो, ये सभी से हुआ क्या है कि गांव में पलायन रुका है, गांव से शहर की ओर पलायन रुका। किसानों को अपनी वस्तु को बेचने के लिए वही पक्का सड़क मिल गया, बैलगाड़ी की व्यवस्था समाप्त हो गई। सभी क्षेत्र में ये चौमुखी विकास होने से ऐसा हुआ है कि हमारा जिला आगे की ओर अग्रसर होता जा रहा है। अतः हम यह चाहेंगे कि जिस गति से इन सभी क्षेत्रों में हमारा जीवन यापन की सुविधा बढ़ी है, हमारे किसानों को उन्नत बीज मिली है, हमारे किसानों को उत्पाद बढ़ा है, उनको बिक्री करने की बिक्री केंद्र मिली है और आजकल तो पोर्टल के अनुसार बिक्री हो रही है। इसी तरह से सड़कों का जाल बिछाया गया है। अब कोई गांव आपको कच्ची सड़क से नहीं मिलेगा, सब जगह पक्की सड़क पहुंच चुकी है। तो यह विश्वास करता हूं कि आने वाले शहरों में जो आने वाली सरकार है, जो अभी की सरकार है, इस पर और ध्यान देगी और हमारा रांची जिला सचमुच में आकांक्षी जिलों में सर्वप्रथम आएगा। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा है। मैंने रांची में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फेलो के तौर पे काम किया है। रांची नीति आयोग द्वारा चलाए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम में से एक जिला है, जो 117 जिलों में मोस्ट बैकवर्ड जिलों में से एक है। 2018 में ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। रांची जिस समय इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी उस समय सबसे पुअर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक हुआ करता था, लेकिन लास्ट 3 सालों में डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द टॉप रैंकर्स में से एक है आज। यूएनडीपी की जो रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज हुई है उसमें रांची को वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्प्रूव्ड डिस्ट्रिक्ट का रैंक दिया गया है। कंट्री में कुछ जिलों को चिन्हित किया गया था, आकांक्षी जिला चिन्हित किया गया था। कुछ 5 सेक्टर्स हैं। उस पैमाने पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड थी, उसमें इंडिकेटर्स ठीक नहीं थे, उन सभी जिलों में पोटेंशियल था कि वो अच्छा कर सकते थे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को उनको नाम दिया गया था और उस सेक्टर्स में कैसे इंटरवेंशन करना है, क्या क्रिटिकल गैप्स हैं, उसको आइडेंटिफाई किए गए थे और उस पर वर्क करने के बाद इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी। तो उसमें जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो फंड्स होते हैं और स्टेट डिपार्टमेंट की जितने स्कीम्स चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स चलती हैं, उन सभी को कन्वर्ज करके आपको इन 5 सेक्टर्स पे वर्क करने की आवश्यकता थी। और इसमें जो मेनली आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एग्रीकल्चर, ये 5 सेक्टर्स पे फोकस करने की आवश्यकता थी। और इस पे रांची जिला ने 5 सेक्टर पे प्रयास किया है कि वो इनमें जो गैप्स थे उसको फिलअप करें और इम्प्रूव करके एक अच्छा रिजल्ट दें। कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक रांची उपायुक्त छवि रंजन ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों का जानकारी उपायुक्त ने ली। वहीं कहा आने वाला दिन में प्रत्येक दिन 10 से 20 हजार वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन के लिए जहां भी 70 लोग काम कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में 100 से 200 लोग काम करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। वहीं तीसरी लहर को देखते हुए रांची के सदर अस्पताल में 60 वार्ड बच्चों के लिए तैयार किया जा रहा है, जो 3 से 4 दिन में फंक्शनिंग हो जाएगी। वहीं ग्रामीण इलाकों में सीएससी में उचित प्रबंध भी किया जा रहा है ताकि वहां भी इलाज का समुचित व्यवस्था की जा सके। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक प्रत्येक दिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, होम आइसोलेशन और कितने बेड्स हमारे अभी अवेलेबल है, उस सब पे समीक्षा की गई।
परंतु अभी जो हमारा 2-3 बिंदु उस पर ज़्यादा फोकस की जा रही है। पहला तो ये कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी टेस्टिंग की जाए। साथ ही साथ जो अब तीसरी लहर की जो बात चल रही है उसको लेकर तैयारी की भी समीक्षा की गई थी और अभी कई सारे CHC हैं हमारे, जैसे कि सोनाहातू है, बेड़ो, बुंडू है, इन सभी जगह पर हम लोग जो है वो PSA प्लांट लगाकर पाइपलाइन बिछाकर हम लोग उसकी तैयारी भी हम लोग उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही साथ जो हमारे सदर अस्पताल में 60 बेड का जो हमारा चाइल्ड वार्ड तैयार होने वाला है उसकी भी समीक्षा की गई। वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में जो है हम लोग उसको फंक्शनल कर देंगे। इसके अलावा अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो है कि तीसरी लहर आने के पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेट कराया जाए, उसकी समीक्षा की गई। अब जब से अब एज बैरियर नहीं रह गया, अब 18 to 45 और 45 प्लस वाले वो सब बराबर हो चुके हैं, सभी का वैक्सीनेशन करना आवश्यक हो गया है। तो उसका एक कोविन पोर्टल पे अभी उसमें चेंजेस आने की आवश्यकता है। वो चेंजेस आने के बाद हम लोग चाहेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों की वैक्सीनेशन हो। झारखंड में इन दिनों जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासी समाज के लोग पूंजीपतियों का शिकार हो रहे हैं। पूंजीपतियों द्वारा जबरन उनकी जमीन पर लोग मालिकाना हक भी जता रहे हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आदिवासी जन परिषद की बैठक सेरेंगहातू अड़की में भगत सिंह मुंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने कहा कि अड़की क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। आवेदन देने के बावजूद भी 5 वर्ष हो गए, अभी तक अंचल अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी एवं मूलवासी का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के परपोती रोजगार के अभाव में सब्जी बेचकर जीवन यापन कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक और मंत्री को शर्म से डूब मरना चाहिए। आदिवासियों की समस्या का समाधान है एक ही रास्ता, संगठन को मजबूत करे और जन जन तक आदिवासी विचारधारा को फैलाए। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आदिवासी समुदाय उग्र आंदोलन की तैयारी में भी तैयार है। हम लोग जन परिषद के लोग हमारे साथ सीदाम मुंडा हैं और मधुसूदन मुंडा हैं। आज हम लोग सेरेंगहातू आए हुए हैं। यहाँ सभी मुंडा समाज के लोगों को ज़मीन छीना जा रहा है। इन्होंने 5 साल पहले तक जो जरपेशकी ज़मीन है, जो मनी लेंडर एक्ट के तहत आता है और जरपेशकी ज़मीन स्वतः वापस होने का प्रावधान है, लेकिन लिखा पढ़ी करने के बाद भी आरकी के CO अभी तक हरकत में नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं कि हम लोग का कमिश्नर के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, खूंटी के उपायुक्त के यहाँ भी लिखा पढ़ी किए हैं, इसके बावजूद भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। हम समाज के लोग बहुत आक्रोशित हैं और आने वाला समय में यदि खून की नदियाँ बहाना पड़े या जलजला आए तो इसके लिए दोषी आदिवासी समाज नहीं है, यहाँ के पदाधिकारी हैं। ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहा है ना, अड़की वाले लोगों का ऊपर में कुछ कार्रवाई कर रहा है। चुपचाप अभी वो CO लटकाया हुआ है मामले को, अभी तक केस ओपन भी नहीं किया है। ना जाने CO घुसखोर है या क्या है, हम लोग बहुत गुस्से में हैं। निरंतर जमीन है, वो कोई नहीं छीन सकता है। और आज यहाँ का CO जो है घुसखोरिया है, दलाल है, इसलिए अभी तक ये केस को फैसला नहीं किया है। इसलिए हम लोग आदिवासी जन परिषद के ओर से हम लोग जोरदार से संघर्ष करते हैं और ये आज निर्णय लिए हैं। ये संघर्ष यहीं तक अंत नहीं होगा पूरा, अगर 1-2 दिन में अगर फैसला नहीं होता है तो पूरा रणनीति तैयार कर रहे हैं। Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय,
हमारा फोन नंबर 90733229। बागबड़ा थाना अंतर्गत सिंधु कानू मैदान में निर्माणाधीन मंदिर के भवन में काम कर रहे मजदूर जॉय जोसेफ की भवन का छज्जा गिरने से मौत हो गई। वहीं पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय बागबड़ा बाजार टोला निवासी मजदूर जॉय जोसेफ बागबड़ा सिंधु कानू मैदान में बन रहे सार्वजनिक मंदिर के छज्जा को तोड़ने के दौरान छज्जा सर के ऊपर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां अस्पताल ले जाने के दौरान घायल जॉय जोसेफ की मौत हो गई। वहीं परिजन स्थानीय सीमा ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर मुआवजे की मांग करने लगे। परिजनों ने बताया कि मृतक के छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मृतक की भाभी ने बताया कि मंदिर के निर्माणाधीन भवन में उसका देवर जॉय काम कर रहा था, जहां भवन का छज्जा उनके सर पर गिर गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा उनके देवर का छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलनी चाहिए। वहीं जानकारी मिलते ही बागबड़ा पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी देते हुए बागबड़ा थाने के पुलिस पदाधिकारी अमित मुर्मू ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि भवन निर्माण के दौरान छज्जा गिरने से मजदूर की मौत हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। डेथ कर गए। कैसे डेथ कर गए? यहाँ जो गिर गए, छज्जा तोड़ रहे थे, वहाँ तोड़ते हुए उसका ऊपर गिरा, उस गिरने की वजह से उसका ये हो गया। कितना उम्र होता होगा? उम्र तो नहीं बता सकता। उम्र 30 साल। अभी आप लोगों का क्या मांग है ये बताइए। हम लोग को मांग है कि ये बच्चा सब जो है इसको कैसे पालेगा, वही मांग हम लोग को चाहिए कि मैंने ये लोग का भविष्य के लिए हम लोग को मुआवजा चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, कर्म के लिए हम लोग को चाहिए। एक चीज बताइए कि आपके देवर जिस जगह पर काम कर रहे थे वो किसका काम चल रहा था? सोमा नाम का है ठेकेदार, उसके अंडर में काम कर रहा था। ठेकेदार से तो हम लोग का बात अभी नहीं हुआ है। ठेकेदार कहाँ है? होगा अपना घर में। सदर हॉस्पिटल आए, इसका जांच चल रही कि किस प्रकार से हुआ, इसके आगे कोई जानकारी कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर हम लोग जांच कर रहे कि क्या हुआ नहीं हुआ, बाकी पूरा कोशिश किया जा रहा है। काम के दौरान ही जो छज्जा गिर गया, इसके कारण उसकी दबकी मौत हो गई है। झारखंड सरकार ने बरसात के मौसम में आसमानी बिजली गिरने से होने वाली घटनाओं को लेकर जागरूकता अभियान शुरू की। इसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को आपदा से किस तरह बचा जा सके इसकी जानकारी दी जाएगी, जिसको लेकर जिला मुख्यालय परिसर से जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान रथ को रवाना किया। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष आसमानी बिजली गिरने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आपदा की घटना से कम लोग प्रभावित हो, इसको लेकर यह जागरूकता रथ लोगों को बचाव से संबंधित जानकारी देते हुए जागरूक करेगी। वहीं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग करते हुए CII की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 25 ऑक्सीमीटर जिला प्रशासन को सौंपी। इस बारे में उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य में कई सामाजिक संस्था और कारपोरेट जगत इस महामारी से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं। इसी के तहत यह उपकरण दिया गया जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी कारगर साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य संस्थाओं से भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीमीटर एवं अन्य यंत्र देने की अपील है। झारखंड में हम लोगों को जो बिजली गिरना है वो एक आपदा घोषित है और लगातार हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत से ग्रामीण बंधुगण या शहरी क्षेत्र के लोग भी लगातार बिजली गिरने के कारण जो है उनकी डेथ होती रहती है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीज़न के द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से वज्रपात के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी जागरूकता अभियान के क्रम में आज हम लोग यहाँ से जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं, जो कि समस्त पूर्वी सिंहभूम के लोगों को वज्रपात से बचने के उपायों के बारे में जाके जागरूक करेगा और उसका तरीके भी बताएगा। जमशेदपुर के बरमगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला मंजीत यादव नामक युवक ने अपने कार्यालय में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया है। आपको बता दें मंजीत SIS सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड का काम करता था। बीती रात अपनी ड्यूटी पर गया, लेकिन रात के करीब 2 बजे एजेंसी के दूसरे गार्ड ने परिवार वालों को सूचना दी कि मंजीत की तबियत खराब है। हालांकि परिवार के लोग जैसे ही सिक्योरिटी एजेंसी के कार्यालय पहुंचे तो देखे कि मंजीत फंदे से लटका है। उधर परिवार वालों ने एजेंसी पर हत्या का आरोप लगाया है। वैसे पोस्टमार्टम के बाद एजेंसी के लोग फरार हो गए। उसके बाद मृतक के परिजनों ने बरमगंज थाना के समक्ष शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान टाटानगर रेलवे स्टेशन और सांची के मुख्य सड़क जाम हो गई। वैसे मृतक के परिजनों का कहना है कि मंजीत ठीक ठाक था और वह समय पर ड्यूटी गया था। उधर एजेंसी कुछ गार्ड इसकी हत्या कर आत्महत्या का शकल दे दिया, जबकि वह ड्यूटी पर निकला था, किसी प्रकार का तनाव में नहीं था। वैसे पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि आत्महत्या है या हत्या। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों को पुलिस समझा बुझा रही है।
ताकि यातायात समान हो सके और सबका अंतिम संस्कार हो सके। हम अपने सब परिजन को लेकर गए थे, वहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, वो सुनेगा, सभी लोग अपने अपने टाल ले रहे हैं, अपने अपने देह को निकाल ले रहे हैं। पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास भी हम गए थे। क्या बोले? पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं बोली है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हुजूर जी कि हमारे भाई का उचित जो किया है ऐसा हत्या का काम, उसको उचित न्याय मिले हमको और उसको दंड दिया जाए और साथ ही उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसलिए कि मेरे पिताजी 2005 में डेथ कर चुके हैं और उसके बाद हम और माँ है हमारे यहाँ। सरायकेला कांडा मुख्य मार्ग पर दुगनी में बुधवार सुबह 9:30 बजे के आसपास हुई सड़क दुर्घटना में सिंदरी गांव निवासी शकुंतला महतो नामक एक 45 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर की सड़क में गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन यहाँ लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, क्योंकि यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण से गाड़ियां अधिक तेज गति से निकल जाते हैं, जिससे लगातार सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी होती है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सड़क पर बैरिकेडिंग बोर्ड लगाने की मांग की है, ताकि लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। वहीं इधर बताया जा रहा है कि शकुंतला अपने 23 वर्षीय पुत्र डॉक्टर महतो के साथ बाइक पर सवार होकर टाटा से वापस अपने घर सिंदरी गांव लौट रहे थे। किसी दौरान दुगनी से पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक एक गाय को बचाने के चक्कर में बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बाइक में बैठी पीछे शकुंतला महतो रोड पर गिर पड़ी और ट्रक ने उसे कुचलकर फरार हो गया, जबकि बाइक चालक डॉक्टर महतो थोड़ी दूर आगे जाकर रोड किनारे गिर पड़ा, जिससे वह बाल बच गया और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं इधर घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला सीओ सूरज कुमार सिन्हा, सरायकेला थाना प्रभारी मनोहर कुमार अपने दल बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की, जिसके बाद सड़क जाम किए गए लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया पूरे मामले की जाँच की जाए। नगर निगम के द्वारा धनबाद शहर के सभी कचरा डंप करने को लेकर बलियापुर में जमीन चिन्हित किया गया, जिसमें धनबाद नगर निगम की सभी कचरा डंप करने का मशीन लगाया जाएगा। वह इस मामले को लेकर बलियापुर के मुखिया प्रतिनिधि और गांव के स्थानीय लोग आज उपायुक्त महोदय से मिलकर बलियापुर में चिन्हित नगर निगम कचरा डंप को लेकर अवगत कराया और साथ ही साथ कहा कि यहां पर कचरा डंप होने से गांव के सभी लोग पॉल्यूशन से ग्रसित होंगे, जिससे बीमारी की खतरा हमेशा बनी रहेगी और उन्हें जल्द वहां से कहीं दूसरी और जगह पर जनसंख्या की आबादी न हो वहां पर चिन्हित करने की प्रस्ताव स्थानीय ग्रामीण और मुख्य संघ ने रखा। इसमें मुखिया ने बताया कि उपायुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है आप लोग भी अपने स्तर से स्थान को चयन करें और जिला प्रशासन और नगर निगम में अपने स्तर से दूसरी जगह और चिन्हित करने का प्रयास करें। वहीं स्थानीय ग्रामीण लोगों ने बताया कि वहां पर कचरा डंप किसी भी स्थिति में नहीं होने देंगे, इसके लिए रोड से लेकर सदन तक की विरोध करना होगा, तो हम सब स्थानीय ग्रामीण करने के लिए तैयार रहेंगे। वहां पर किसी भी सूरत पर नगर निगम के कचरा डंप करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन तथा नगर निगम को किसी और स्थान को चिन्हित करना होगा। देखिए, हम लोग का जो उपायुक्त महोदय द्वारा प्रस्ताव जो गया है, बलियापुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में एक सॉलिड लिक्विड प्लांट बनना है। ठीक है, जो भी नगर निगम का कचरा होगा वहां उसको प्रोसेसिंग किया जाएगा। लेकिन उपायुक्त महोदय ने जो स्थल चयन किया है वो स्थल पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और पूरा गांव से घिरा हुआ है और उनका जो 5 किलोमीटर का रास्ता है उस सकरी गली जो गांव टोला का रास्ता होता है उस टोले से कचरे का आना जाना होगा। तो हम लोग उपायुक्त महोदय से यही प्रस्ताव रखें कि सर कहीं से भी वो उपयुक्त नहीं है, कचरा फेंकने का जमीन उपयुक्त नहीं है वो। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से लूटपाट मामले में गोविंदपुर पुलिस ने शिकायतकर्ता की निशानदेही पर 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में परवेज आलम, अब्दुल रशीद अंसारी, मोहम्मद अशरफ अंसारी शामिल है। तीनों गोविंदपुर के रहने वाले। इन्हें गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहिरा से छापेमारी में भागने के क्रम में गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी डीएसपी हेडक्वार्टर अमर कुमार पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तीनों ने अपने बयान में अपना अपराध स्वीकार किया है। इनमें राशिद अंसारी के घर से लूट में इस्तेमाल किया गया लाल रंग का स्प्लेंडर और डिलीवरी बॉय से लूटपाट के कई सामान बरामद किए हैं। 12 जून 2021 को अम्बोना मोड़ के पास एक फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय से कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि जो भी डिलीवरी के सामान थे, जिसमें कि अपैरल्स, फुटवियर और अन्य जो सामान थे उनकी लूटपाट की गई थी। इस कांड में संदिग्धों को आज गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि परवेज आलम, अब्दुल रशीद अंसारी, मोहम्मद अशरफ अंसारी सभी मुर्गाबनी थाना गोविंदपुर के रहने वाले हैं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और इनकी निशानदेही पे
लूटकांड में लूटी गए सारे सामान को बरामद किया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। अनुसंधान के क्रम में भी हम लोग ये देखेंगे इनका आपराधिक इतिहास रहा है अथवा नहीं रहा है और संपूर्ण कार्रवाई वरीय पदाधिकारियों के मार्गनिर्देशन में हुई है और अभी इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कांड का अग्रतर अनुसंधान जारी है। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव पर बीते 17 जून को हुआ सड़क हादसे में मारे गए 10 वर्षीय आनंद देवगन की मौत के मामले को लेकर बुधवार को परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंच सरकारी मुआवजा दुर्घटना के लिए जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक की गिरफ्तारी की मांग संबंधी एक मांग पत्र सौंपा। परिजनों ने बताया कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी उस दिन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के काफिले में शामिल काले रंग की स्कॉर्पियो से यह घटना हुई है। परिजनों ने पुराना कोर्ट परिसर से लेकर गमरिया के बीच लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने की भी मांग की है ताकि सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार स्कॉर्पियो चालक की पहचान की जा सके। उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो का शुरुआती नंबर तो पता नहीं चल सका लेकिन अंतिम में उसका नंबर 0326 है। इसकी एक प्रतिलिपि उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय के नाम भी भेजी है। हालांकि परिजनों के साथ सरजू राय की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश प्रसाद भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मृतक को वापस नहीं लाया जा सकता लेकिन मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिलाया जा सकता है। जिला प्रशासन और सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए कि यहाँ गमरिया से लेके सांची पुराना कोर्ट तक का सीसीटीवी लगाया जाए, जांच किया जाए। क्या हुई थी घटना? हमारा बच्चा शौचालय के लिए रोड का उस पार गया था और रघुवर दास का रैली जा रहा था सुनारी से मीटिंग करते हुए सीकेपी जा रहे थे। उसी का रघुवर दास का गाड़ी ने ही बच्चे का एक्सीडेंट किया है। हम लोग का मांग ये है कि वो आदमी को पहले पकड़ा जाए, जो गाड़ी वाला है वो ड्राइवर को पकड़ा जाए। रघुवर दास का रैली था तो पकड़ा जाना तो चाहिए और वो ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और मुआवजा भी मिलना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं जो अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिली है वो मुआवजा भी जल्द से जल्द दिया जाए। जो 15 दिन के अंदर देने की प्रावधान है वो भी मिले और उचित कार्रवाई उस गाड़ी वाले को किया जाए ताकि बच्चे तो वापस नहीं आ सकते हैं लेकिन कम से कम जो मुआवजा मिले तो उनके परिवार वाले सुखी संपन्न से रह पाए। पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को हर आयु वर्ग के लिए मुफ्त कर दिया है, जिसके बाद वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर के केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन प्रक्रिया का निरीक्षण किया। वैसे जमशेदपुर शहर में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोग ज्यादा है, इस कारण वैक्सीनेशन सेंटरों पर भीड़ लग रही है और इस कारण जिला प्रशासन लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों को बढ़ा रही है। केरला समाजम मॉडल स्कूल में बने वैक्सीन सेंटर का निरीक्षण बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन देने के कार्य में लगे मेडिकल स्टाफ एवं वैक्सीन ले रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने देश भर में वैक्सीन को निःशुल्क कर दिया और सभी से अपील है कि वैक्सीन अवश्य ले। महामारी से मुक्त कोरोना के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे देश में सभी लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, जो विश्व में एक ऐतिहासिक कदम भारत ने उठाया, इसके लिए मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो पूरे देश में 18 वर्ष से 45 वर्ष जो युवा शक्ति है, इस महाराष्ट्र की शक्ति है, कोरोना मुक्त हो। इस ध्येय से फ्री कोरोना का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। भाजपा आज अपने संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास ने इस अवसर पर जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते एक पेड़ लगाने और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना एक देश एक कानून का था, इसको लेकर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन जीते जी ये सपना साकार नहीं हो सका। साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज कश्मीर से धारा 370 हट गया है। जमशेदपुर में उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के आह्वान किया गया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि को हम बलिदान दिवस के अवसर पर मनाएं और उसी क्रम में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मरण में बलिदान दिवस का
आयोजन किया गया और इस बलिदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर श्यामा मुखर्जी ने जिन्हें जो 1951 में जनसंघ की स्थापना की थी और तब से लगातार उन्होंने जम्मू कश्मीर जो भारत का मुकुट है, भारत का अभिन्न अंग बने और उसमें रुकावट थी 370 धारा 35 से। और भारत के संविधान में ये कहीं अंकित नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से ये धारा लागू रहे।